सताने को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ इस हरामजादे को। एक ऐसा कलाकार जिसने 540 से ज्यादा फिल्मों में काम करके दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। जगत, दुल्हन की आबरू की हिफाजत के लिए क्या करना है तुम जानते हो, हा? एक ऐसा अभिनेता जिसे कॉमेडी, विलन, सपोर्टिंग एक्टर और इमोशनल हर तरह के रोल में पसंद किया गया। सुंदर काला तो चीटिंग है, तेरे पास दो, मेरे पास एक भी नहीं, एक मुझे दे देना प्लीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि मुंबई में रहने के लिए इनके पास किराए तक के पैसे नहीं होते थे और महीने भर का वक्त इन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोकर गुजारना पड़ा। अपन तेरे को इतना प्यार किया कि अपन का दिल खाली हो गया और तू अपन के साथ ये नाटक किया। सारा बुजुर्ग लोग ठीक ही बोलता था, अपना बेटा अपना ही होता है, पराया पराया ही होता। थैंक यू वेरी मच। परिवार की तरफ से ऐसी सख्ताई कि ऑडिशन देने को जाने के लिए इन्हें किराया तक नहीं दिया गया। आईना मुझसे मेरी पहली सी। वो क्या वजह थी जिसके कारण अनुपम खेर ने मंदिर से चोरी तक कर ली? कश्मीरी पंडितों के साथ अनुपम खेर का क्या रिश्ता है और वो क्यों बार बार लौट लौट कर कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करते हैं? वो अमानवीय लोग, उनमें उनके दिल में, उनके शरीर में दिल नहीं, राक्षस हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं और अक्सर उन पर प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप क्यों लगाए जाते हैं? आप सही कहते हैं सर, और अच्छा कहते हैं और कहने देना चाहिए। आई एम बेटर ऑफ एज ए चमचा ऑफ मोदी देन ए बाल्टी ऑफ समबडी एल्स। महान कलाकार कादर खान की अनुपम खेर से ऐसी क्या नाराजगी थी कि इन्हें पद्म भूषण मिलने पर तारीफ की बजाय उनके ताने सुनने पड़े? मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं। वो मेरे सीनियर थे, मेरे कुलीग थे, एक महान एक्टर थे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ट्विटर पर आए दिन उनके झगड़े क्यों होते रहते हैं और अक्सर उन पर कांग्रेस की छवि खराब करने के आरोप क्यों लगाए जाते हैं? Yes, when in 2014 Mr. Modi became the Prime Minister of the country, I saw hope in it, hope in our country. एक्ट्रेस किरण खेर पर इन्होंने ऐसा क्या जादू कर दिया कि उन्होंने अपने पति से तलाक लेकर इनसे शादी कर ली और इस शादी की वजह से अनुपम का अपना घर भी बर्बाद हो गया। तो जानेंगे और भी ऐसे कई दिलचस्प किस्से, मगर इससे पहले कि हम अनुपम खेर के जीवन के विवाद और उनकी पारिवारिक जीवन में आई उथल पुथल की चर्चा करें, आइए एक नजर डालते हैं अनुपम के प्रारंभिक करियर पर। भूल हमसे हुई, इनके आशिक बने, भूल हमसे हुई। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपका ध्यान एक विशेष घटना की तरफ मोड़ना चाहेंगे। जैसे किसी जमाने में पहले गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली हुआ करती थी, अलग अलग इलाकों में गुंडों का राज हुआ करता था, वैसा ही कुछ अब यूट्यूब पर भी शुरू हो गया है। ANI जैसी न्यूज कंपनी ने इसकी शुरुआत की है, जिसने अलग अलग बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे मोहक मंगल, धाकड़ खबर को धमकी दी है और कई यूट्यूबर्स से उन्होंने लाखों में हफ्ता वसूली भी करी है। ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। देखिए, किसी भी कंटेंट बनाए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की एक साइकिल काम करती है। जो भी लोग कंटेंट बनाते हैं, दूसरे लोग उनके कंटेंट के कुछ सेकंड्स या क्लिप्स उठाकर ज्यादा वैल्यूएबल और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। फिर इन लोगों का कंटेंट इस्तेमाल करके पहले क्रिएटर्स भी और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर एक साइकिल चलती है और ऑडियंस तक बेहतर कंटेंट पहुंच पाता है। लेकिन अगर कोई भी क्रिएटर अपने कंटेंट का इस्तेमाल करने पर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर चैनल डिलीट कराने लगेगा तो पूरी साइकिल ही रुक जाएगी और कंटेंट का लेवल गिर जाएगा। फिर ऑडियंस वो नहीं देख पाएगी जिसकी वो हकदार है। इन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है इस चैनल पे एंड 15 लाख प्लस GST अमाउंट मांगा। बहुत सारे क्रिएटर्स पे मारी है। हमारे चैनल पर अभी 2 स्ट्राइक आ चुकी है, 18 लाख प्लस GST 2 क्लिप के लिए, एक 9 सेकंड की, एक 10 सेकंड। तो जब ये स्ट्राइक्स आई तो मैंने सोचा कि अभी 2 आई है एंड यू नो दैट कि 3 आ गई तो चैनल, उनका फंडा बहुत स्पेसिफिक था कि भाई इतना पैसा दो, 18 लाख रुपए। यदि ज्यादा लंबी क्लिप्स लगाई गई हैं किसी वीडियो में तो ओरिजिनल क्रिएटर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है और उस वीडियो से होने वाली सारी कमाई उसके हिस्से में जा सकती है। इसकी सुविधा तो यूट्यूब पर पहले से ही है, लेकिन सीधा स्ट्राइक देना और लाखों में रंगदारी करना ये पूरी व्यवस्था को ही ठप करता है। हम बड़ी लॉ फर्म्स और कानून के बड़े अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का रुझान रखें। यूट्यूब से कहना चाहेंगे कि इसके लिए नियम बदले जाएं और यूट्यूबर्स से कहना चाहेंगे कि ANI के ऊपर नजर रखें। अगर कहीं भी वो कभी भी किसी भी वीडियो में किसी यूट्यूबर्स की क्लिप इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक दें।
जब तक ANI अपनी हरकतों से नहीं सुधरेगा उसके खिलाफ ये सख्त रवैया जारी रहना चाहिए। इसकी वजह से ANI को वही भुगतना पड़ेगा जो हाल ही में राज शमानी के विजय माल्या के साथ पॉडकास्ट करने जैसी बड़ी खबर को भी ANI अपने चैनल पर नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसे यूट्यूबर्स के साथ में किए हुए अपने गुनाह याद आ गए। ये सब जरूरी है ताकि प्लेटफॉर्म बेहतर बन सके और उससे ये कीचड़ साफ हो सके। अब चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को उस समय के पेप्सू और वर्तमान के हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पुष्कर नाथ खेर हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में क्लर्क हुआ करते थे और मां दुलारी एक गृहिणी। उनकी पढ़ाई हुई DAV स्कूल शिमला से। राजकीय विद्यालय संजोली से उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन फिल्मों में दिलचस्पी होने के चलते जब उन्होंने थिएटर करना शुरू किया तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पढ़ाई के दिनों में अनुपम बेहद ही कमजोर किस्म के विद्यार्थी हुआ करते थे, क्योंकि उनके नंबर कभी भी 38 से ज्यादा नहीं आए। हालांकि वो खेल में ठीक ठाक थे, मगर उनकी सबसे ज्यादा रुचि अभिनय और सिनेमा में थी। जब वो राजकीय विद्यालय शिमला में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने अभिनय के हुनर को एक कदम आगे बढ़ाया और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता। यहीं पर पढ़ाई करते हुए एक दिन उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एक ऑडिशन का विज्ञापन देखा और अनुपम तुरंत वहां पर जाकर ऑडिशन देकर एक्टर बनने की सोचने लगे। ऑडिशन के विज्ञापन में 200 रुपए का वजीफा मिलने की बात भी लिखी थी, जिसे पढ़कर इनकी रुचि और भी ज्यादा बढ़ गई। मगर अनुपम चंडीगढ़ जाते कैसे? घर वाले थिएटर करने की अनुमति देते ही नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि जुनून और इरादा सबसे बड़ी चीज होती है, और शायद यही वजह रही कि अनुपम जैसे एक शरीफ घर के लड़के ने अपने ही घर के एक मंदिर से 118 रुपए चुरा लिए, जो उनकी मां ने उस मंदिर में चढ़ाए थे। ये पैसे लेकर अनुपम अपने घर से सीधा चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उन्हें 2 विकल्प दिए गए, या तो वो लड़कों की स्क्रिप्ट पर अदाकारी करें या फिर लड़कियों की। मगर अनुपम भी बड़े गहरे और मनमौजी किस्म के कलाकार थे, तो उन्होंने लड़कियों की स्क्रिप्ट चुन ली। और क्योंकि अभिनय में अनुपम की बेहतर पकड़ थी तो उन्होंने काफी बेहतर अभिनय किया और यहाँ पर उन्हें चुन लिया गया और यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला मिल गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आप वो वीडियो देख पाएंगे जो नॉर्मल यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। आपके कमेंट पर जरूर और जल्दी रिप्लाई मिलेगा। आपका नाम भी आने वाली वीडियो में शामिल किया जाएगा। और भी कई सारे फायदे जो आप चैनल के मेंबर बनकर उठा सकते हैं। तो मिस ना करें, देर ना करें, नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और मेंबरशिप को चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। यहाँ से ऑडिशन देकर अनुपम सीधे घर लौटे। घर लौटते ही देखा कि खाकी वर्दी में कुछ सिपाही उनके घर के आगे घूम रहे हैं, क्योंकि मंदिर से पैसे चुराए जाने के बाद उन्हें इस चोरी की सूचना दी गई थी। उनकी मां ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम्हें पता है मंदिर पर चढ़ाए हुए पैसे कहाँ गए? तो अनुपम ने बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल दिया और कहा, हमको कुछ नहीं पता। यहाँ पर तो ये बात किसी तरह से दब गई। मगर एक हफ्ते बाद जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि उस दिन तुम कहाँ गए थे, तो उन्होंने सारी कहानी सुना डाली। सच का पता लगते ही उनकी मां तिलमिला उठी और अनुपम को एक जोर का थप्पड़ मारा। मगर उनके पिता ने उनका साथ दिया और अनुपम की मां को कहा कि चिंता मत करो, यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद उसे 200 रुपए का वजीफा मिलेगा, जिसमें से वो तुम्हारे मंदिर के पैसे तुम्हें वापस लौटा देगा। इस घटना के बाद अनुपम स्थायी तौर पर चंडीगढ़ बसने चले गए, क्योंकि यहीं से उन्हें अपनी अभिनय की पढ़ाई आगे जारी रखनी थी। चंडीगढ़ के एक थिएटर ग्रुप में ही उनकी मुलाकात किरण खेर से हुई। वो भी वहां पर थिएटर ग्रुप में परफॉर्म किया करती थी और अभिनय करती थी, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो चली। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही बलवंत गार्गी और अमल अल्लना के सानिध्य में अभिनय करते हुए अनुपम खेर ने अपने बेहतर काम की वजह से गोल्ड मेडल जीता, जिसकी वजह से उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में तुरंत दाखिला मिल गया। 1970 के दशक के अंतिम समय में अनुपम ने मधु मलाती से शादी कर ली और उनकी दोस्त किरण ने गौतम बेरी से। हालांकि इन दोनों ने ही शादी के बाद भी साथ में थिएटर करना जारी रखा। 1978 में अनुपम NSD से पास हुए, जिसके बाद उन्हें भारतेंदु ड्रामा सेंटर लखनऊ में एक लेक्चरर के तौर पर नौकरी मिल गई। यहाँ पर 1 साल काम करने के बाद वो लखनऊ छोड़कर 3 जून 1981 को मुंबई चले गए, जहाँ से उनके असली संघर्ष का दौर शुरू हुआ। वो मुंबई महज 37 रुपए लिए हुए आए थे और इस वजह से महीने भर का वक्त उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोकर गुजारना पड़ा। फिर वो एक चौल में रहने लगे। इस परेशानी से लड़ने में आसानी हो, इसके लिए अनुपम ने अपने भाई को शिमला से मुंबई बुला लिया, जिसने मुंबई आकर टिन फैक्ट्री में 700 रुपए महीने की तनख्वाह में नौकरी करनी शुरू की, जिससे अनुपम का मुंबई में जीना थोड़ा आसान हो गया। मुंबई में रहने का ठिकाना बना और अनुपम खेर ने फिल्मों में काम पाने की तलाश शुरू की। न जाने कितने प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा कर जब वो थक गए तो महेश भट्ट की फिल्म सारांश में 1984 में उन्हें एक किरदार करने को मिला। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के अंदर बन रही थी और राजश्री किसी नए चेहरे के साथ इस किरदार को किए जाने के पक्ष में नहीं था और उन्होंने संजीव कुमार का नाम सुझाया।
कानून को कब पर चाहिए इंस्पेक्टर, जिंदा या मर्दा? ये बात जैसे ही अनुपम को पता चली तो वो महेश भट्ट से लड़ने पहुंच गए और गर्म अंदाज में बात करते हुए उन्हें धोखेबाज कह दिया। महेश भट्ट अपनी जुबान के ऐसे पक्के थे कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को एक चेतावनी दी कि या तो वो फिल्म में सिर्फ अनुपम के साथ काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि महेश भट्ट अच्छे डायरेक्टर थे और उनकी फिल्मों की ऑडियंस के बीच में एक पकड़ थी। तो राजश्री जैसे प्रोडक्शन ने भी महेश भट्ट से पंगा लेना नहीं चाहा और फिल्म में अनुपम खेर का रोल निश्चित हुआ। पहली ही फिल्म से अनुपम ने लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। महज 28 साल की उम्र में उन्होंने 60 वर्ष के व्यक्ति का किरदार निभाया। उनके किरदार ने फिल्म इंडस्ट्री को इतना अपनी तरफ खींचा कि मात्र 2 हफ्तों के समय में उन्हें 100 फिल्में ऑफर हुई। सारांश ऑस्कर में जाने वाली भारत की ऑफिशियल एंट्री बनी और अनुपम खेर को फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद जो फिल्में अनुपम को मिली उनमें से अगले साल किसी ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ राहुल रवेल की फिल्म अर्जुन को छोड़कर, जिसमें सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में नजर आए थे। मगर ये दौर बदला जब उन्होंने 1986 में सुभाष घई की कर्मा में विलेन डॉक्टर माइकल टैंग का किरदार निभाया। डॉक्टर टैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? कर्मा फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अनुपम खेर को ऑडियंस के बीच में बड़े पैमाने पर पहचान मिली। इसके बाद फिल्मों में अनुपम खेर का सिक्का चल पड़ा। साल दर साल उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कयामत लाती रहीं और ऑडियंस के बीच में फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। तू कल का लौंडा लोटिया पठान से क्या टकराएगा? साले काट के फेंक देंगे गटर में। सुभाष घई की मसाला फिल्म राम लखन, राजीव राय की त्रिदेव, यश चोपड़ा की रोमांटिक म्यूजिकल चांदनी, विधु विनोद चोपड़ा की क्राइम ड्रामा परिंदा और पंकज पाराशर की कॉमेडी फिल्म चालबाज। जो आदमी तुम्हारी माँ को मुसीबतों में छोड़कर चला गया, जो अब तक तुमसे भागता फिर रहा है, जो अब तक एक बाप होने की जिम्मेदारी निभाने से डर रहा है, उसे भूल जाओ। ये सारी की सारी फिल्में बेहद सफल हुईं और बॉक्स ऑफिस पर कयामत लाने वाली बनी। खासकर राम लखन, त्रिदेव और चांदनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अपने अपने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों में शामिल हुई। ये सौदा है नायक और खलनायक का, ओपन डील। अभी बताओ और 2 साल बाद घर जाओ, खुद भी सो और हमें भी सोने दो, ऑल इन द फैमिली। इसी समय की उनकी कुछ और बॉक्स ऑफिस हिट रही बेटा, शोला और शबनम, लुटेरे, वक्त हमारा है, खलनायक, हम हैं कमाल के, गुमराह और डर। भूल गई वो 25 दिन और 25 रातें जब तूने अपने आशिक के साथ छुपकर मेरे होश उड़ा दिए थे। इसके बाद वो सूरज बढ़ जाता कि हम आपके हैं कौन और आदित्य चोपड़ा की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में दिखाई दिए। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आईं और हम आपके हैं कौन हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। फेल होना और पढ़ाई न करना हमारे खानदान की परंपरा है और मुझे खुशी है कि तूने इस परंपरा को जिंदा रखा। 1990 के बाद के समय में भी वो कई फिल्मों जैसे जुड़वा, जिद्दी, दीवाना मस्ताना, जब प्यार किसी से होता है, कुछ कुछ होता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, चाइना गेट, हम आपके दिल में रहते हैं और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में दमदार किरदार निभाते रहे। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। साथियों, फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा अनुपम खेर ने कई अन्य प्रकार के काम भी किए, जैसे उन्होंने ओम जय जगदीश फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए वो एक प्रोड्यूसर भी बने, यहाँ तक कि वो इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2016 में उन्होंने एबीपी न्यूज में एक नरेटर के तौर पर भी काम किया। इसी के साथ वो एक लेखक भी रहे हैं और उन्होंने द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू जैसी कई किताबें भी लिखी हैं। उनकी इसी विद्वता को नजर में रखते हुए उन्हें 2021 में हिंदू यूनिवर्सिटी अमेरिका से फिलोसफी ऑफ हिंदू स्टडीज में डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल चुकी है। महाभारत, भगवद गीता, रामायण has taught us to look within when there is crisis outside. चलिए, ये तो हमने आपसे बात की अनुपम खेर के करियर के बारे में, मगर उनकी प्रेम कहानी का किस्सा बीच में छूट गया था जब हम आपको उनकी और किरण खेर की दोस्ती के बारे में बता रहे थे। तो हुआ यूं कि शादी के बाद भी अनुपम और किरण दोनों ही साथ में काम किया करते थे। एक बार कोलकाता के एक थिएटर प्ले में जब अनुपम किरण के साथ परफॉर्म करके वापस लौट रहे थे तो किरण बताती हैं कि उन्होंने अचानक पीछे पलट कर देखा और हमारे बीच जैसे कुछ पास हुआ।
अनुपम कुछ समय बाद वापस आए, दरवाजा खटखटाया और बोले, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बस ये घटना थी कि अनुपम ने अपनी पत्नी को और किरण ने अपने पति को तलाक दे दिया और 1985 में इन दोनों ने शादी कर ली। अनुपम खेर का एक सौतेला बेटा सिकंदर खैर है, जो किरण खैर की पहली शादी से था। इसी के साथ साथ दोस्तों, उन्हें उनके बेहतर काम की वजह से कई बार एक से बड़े एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे 1984 में सारांश के लिए बेस्ट एक्टर, 1988 में विजय फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, फिल्म राम लखन, डर, लम्हे, खेल और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए बेस्ट कॉमेडियन, फिल्म डैडी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए भी स्पेशल जूरी अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही इन्हें 2004 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, जिनके बारे में यदि चर्चा करने लगे तो ये सूची बहुत लंबी हो सकती है। दोस्तों, अगर बात करें उनकी संपत्ति की तो उनके पास में BMW, महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कीमती गाड़ियां हैं। इसी के साथ जुहू और अंधेरी वेस्ट में उनके अपार्टमेंट्स हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 400 करोड़ रुपए की है और वो हर फिल्म पर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो साथियों, यही थी अनुपम खेर की जीवनी। जाते जाते आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि अगर आप भी अनबीटेबल बायोग्राफीज पर कुछ विशेष सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और अपना नाम आने वाली वीडियो में शामिल कराना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाकर जरूर चेक करें। धन्यवाद।